ओम नमः शिवाय। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अस्थमा के ऊपर। हमारा जो टॉपिक है वो अस्थमा है, जिसे दमा भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी कहते हैं। अस्थमा क्या है, अस्थमा के लक्षण क्या हैं, अगर किसी को हो जाता है तो कैसे पहचाने कि आपको अस्थमा है, ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है, और आप अपने अस्थमा को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा और कुछ घरेलू उपायों के द्वारा। आज इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं अस्थमा क्या है। जब आप सांस लेते हैं तो आपका जो सांस है वो एयरवेज के जरिए, जिसको हम वायु मार्ग भी बोलते हैं, आपके लंग्स तक, आपके फेफड़ों तक जाता है। आपके लंग्स में यानी फेफड़ों में अत्यधिक मात्रा में एयरवेज, वायु मार्ग होते हैं छोटे छोटे। इन वायु मार्ग का जो छोटे छोटे अत्यधिक मात्रा में जो एयरवेज हैं, जो वायु मार्ग हैं, उनका मुख्य काम है जब आप सांस लेते हैं उस सांस में से, उस हवा में से ऑक्सीजन को लेना और आपके ब्लड सर्कुलेशन में उस ऑक्सीजन को पहुंचाना। जब किसी कारणवश आपके ये एयरवेज यानी छोटे छोटे जो वायु मार्ग हैं, इनमें जो इसकी अंदर की जो परत है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, आसपास की जो कोशिकाएं हैं उनमें तनाव आ जाता है, तो हमारा शरीर अत्यधिक मात्रा में कफ का निर्माण करने लग जाता है। कफ हमारे शरीर के अंदर अत्यधिक मात्रा में बढ़ने लग जाता है। ये कफ आपकी उन एयरवेज, जो छोटे छोटे वायु मार्ग हैं आपके फेफड़ों के अंदर, उनकी परतों में जमने लग जाते हैं। जब ये वायु मार्ग आपका धीरे धीरे बंद होने लग जाते हैं तो आपको सांस लेने में तकलीफ आने लग जाती है। आप सांस प्रॉपर रूप से ले नहीं पाते हैं, आपके जो छाती है उसमें अकड़न सी महसूस होती है। इसी को ही हम अस्थमा बोलते हैं। जब आप प्राणायाम और आसन करते हैं, कुछ घरेलू रेमेडीज लेते हैं, जब आप प्राणायाम करेंगे तो आप जो सांसों को इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो सांसें गर्म हो जाती हैं। जब ये सांसें गर्म होती हैं तो ये हमारे वायु मार्गों तक पहुंचती हैं सांसें, क्योंकि जो एयरवेज हैं, जो हमारे छोटे छोटे वायु मार्ग हैं, ये सांस को एब्जॉर्ब करते हैं। और सांसें हमारी जब गर्म होती हैं, जो हमारा कफ हमारे एयरवेज में जमा है वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। तो आपको जो प्राणायाम और आसन करते हो तो वो आपके जो एयरवेज हैं उनको साफ करता है, उसमें जो कफ जमा हुआ है वो बिल्कुल आपका धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाता है। इसीलिए आप जब भी आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम कोई आपका वीक होता है तो आपको प्राणायाम का सहारा अवश्य लेना चाहिए। प्राणायाम ही एक ऐसी चीज है जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिल्कुल मजबूत बनाता है। जब आप आसन और प्राणायाम करेंगे तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत बनेगा, जो अंदर कफ जमा हुआ है, उसकी स्वेलिंग है जो आपकी वायु मार्ग में, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे कफ आपका मेल्ट होने लग जाएगा, पिघलने लग जाएगा, शरीर से बाहर निकलने लग जाएगा। जो एयरवेज हैं, वायु मार्ग, वो बिल्कुल खुल जाएंगे। तो आपको जो अस्थमा की समस्या है, जो दमे की समस्या है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अभी हमने बताया कि आपको अस्थमा है क्या। अब हम बात कर लेते हैं इसके लक्षण की, कि अगर किसी को अस्थमा हो जाए तो आप उसे कैसे पहचाने कि आपको अस्थमा है। सबसे पहला लक्षण है आपको सांस लेने में दिक्कत आने लग जाएगी। आपको सांस लेने में काफी तकलीफ होगी, छाती में दर्द महसूस होगा, अकड़न सी महसूस होगी, सांसों में खरखराहट की आवाज आने लग जाएगी, सीटी की सी आवाज आने लग जाएगी, क्योंकि कफ आपका जो एयरवेज है उनमें बिल्कुल जमा हो जाता है। तो सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। आपको बेचैनी महसूस होने लग जाएगी, आपको घबराहट महसूस होने लग जाएगी, आपका जो दम है वो घुटने लग जाएगा, क्योंकि सांस प्रॉपर शरीर के अंदर जाएगा नहीं। ऑक्सीजन जब पूरी शरीर के अंदर नहीं जाएगी तो आपका दम है वो घुटने लग जाता है। रात के समय और सुबह सुबह इसका प्रभाव बहुत अत्यधिक होता है, खांसी बहुत ज्यादा आने लग जाती है, आपको थकान महसूस होने लग जाएगी, नींद आपको आएगी नहीं, क्योंकि जब आप सोओगे तो आपकी ये समस्याएं बढ़ने लग जाती है। जैसे बैठोगे तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है। सभी व्यक्तियों में जो ये समस्या है अलग अलग होती है। किसी में खुजली की शिकायत होने लग जाती है, उसके हाथों में दाने निकल जाते हैं, सीने पे दाने निकल जाते हैं और वो खुजाने लग जाता है, खुजली स्टार्ट हो जाती है, हाथ पैर ठंडे होने लग जाते हैं। ये कुछ लक्षण थे, लक्षण और भी हैं, लेकिन मैंने थोड़ा मुख्य मुख्य लक्षणों को बताया है। अब हम बात करते हैं इसके कारण की, कि ये होता क्यों है, क्या ऐसे कारण है जिसके कारण आपको अस्थमा की शिकायत हो जाती है। कुछ जेनेटिक कारण होते हैं, अगर माँ बाप को अगर ये अस्थमा है की शिकायत है तो बच्चों में भी ये शिकायत आ जाती है। दूसरा कारण है वायरल इन्फेक्शन के कारण भी। तीसरा कारण है आपका वातावरण, प्रदूषण। कई बार पॉल्यूशन के कारण भी आपका अस्थमा की शिकायत आपको बढ़ती है। धूल, जहां पर बहुत ज्यादा धूल उड़ती है, जहां पर बहुत ज्यादा धुआं उड़ता है, वो धीरे धीरे आपके एयरवेज में जाके जमा होने लग जाता है,
जो श्वास नलिकाएं हैं, जो श्वास मार्ग हैं हमारे छोटे छोटे, उनकी परतों में वो जमने लग जाता है, तो आपको अस्थमा की धीरे धीरे शिकायत शुरू हो जाती है। हम लगातार जब ठंडी फ्रीज की वस्तुओं का सेवन करते हैं, हर चीज ठंडी खा रहे हैं, फ्रीज का ठंडा पानी पीते हैं, ठंडे फ्रीज में कोई भी वस्तु होती है हम खाने पीने की वो फ्रीज के अंदर रख देते हैं, फ्रीज में से सीधा निकालते हैं और खाने लग जाते हैं, ठंडा फ्रीज का पानी पीने लग जाते हैं। धीरे धीरे वो कफ की शिकायत हमारे शरीर के अंदर बनने लग जाती है। कफ हमारा बनने के बाद वो एयरवेज में हमारे में जमा होने लग जाता है। दूध भी कफ को बढ़ाता है, अस्थमा की शिकायत पैदा करता है। अगर लेकिन दूध में अगर हम हल्दी डाल दें तो वो औषधि का काम करता है। अगर जिनको अस्थमा की शिकायत है उनको दूध पीना नहीं चाहिए। अगर दूध लें तो उसमें हल्दी डालें, कच्ची हल्दी होती है, उसको थोड़ा सा उसमें डाल दें और उसको खदकाएं, जब वो ठंडा हो जाए फिर पिए तो वो औषधि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन खाली दूध ना पिए। जब हम किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, बीड़ी सिगरेट इन चीजों का हम सेवन करते हैं, तो ये भी हमारे अस्थमा को जन्म देता है। जब हम चिकनाई युक्त भोजन खाते हैं, ज्यादा तली हुई चीजें, ज्यादा तेल की घी की इस्तेमाल की हुई चीजें जब हम खाते हैं, तो ये चिकनाहट हमारे एयरवेज में जाके जम जाती है, वायु मार्ग में जाके जमने लग जाती है धीरे धीरे, और वहां पर एक लेयर बन जाती है और धीरे धीरे उसकी जो छिद्र है वो बंद होने लगती है। चिकनाई युक्त भोजन भी अस्थमा को बढ़ाता है। अगर किसी की किडनी लीवर ये कमजोर होते हैं तो कमजोरी के कारण भी आपको अस्थमा की शिकायत होने लग जाती है। ये तो थे कारण। अब हम बात करते हैं कुछ उन उपायों की जिससे आप अपने अस्थमा को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं 15 से 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में। 2 उपाय हैं, पहले आपका प्राणायाम और आसन, दूसरा है आपका कुछ होम रेमेडीज। पहले हम बात कर लेते हैं उन आसन और प्राणायामों की जिनके द्वारा आप अपने अस्थमा को बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। 5 प्राणायाम बताऊंगा, 2 आसन बताऊंगा, ये आपके अस्थमा को ठीक करने में अत्यधिक प्रभावशाली। 5 प्राणायाम है, 2 आसन है, अगर आप इनको करेंगे तो आप बिल्कुल लाभान्वित होंगे। अब चलते हैं आसन और प्राणायामों की तरफ। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। मैं यहाँ पर बहुत थोड़ा बताऊंगा, आपको अगर संपूर्ण जानकारी इसकी चाहिए कि भस्त्रिका प्राणायाम को कैसे करना है तो मैं भस्त्रिका प्राणायाम की जो वीडियो है मेरी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसकी संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं अगर आपको डिटेल में भस्त्रिका प्राणायाम को जानना है तो। यहाँ मैं सूक्ष्म बताऊंगा, बहुत थोड़ा बताऊंगा। हम पहला प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। जो अस्थमा जिनको बहुत ज्यादा है, इसमें वो सावधानी बरतें कि वो सांस को बिल्कुल धीरे धीरे लें और धीरे धीरे छोड़ें। मैं बताता हूं आपको, आप किसी भी एक आसन में बैठ जाएं, कमर को सीधी रखें, सांस को इनहेल करें, इस तरीके से 5 से 10 मिनट वो भस्त्रिका प्राणायाम करें। अब हम बात करते हैं दूसरे प्राणायाम की, कपालभाति। अगर इसको डिटेल में आपको जानना है तो मैं वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। यहाँ मैं थोड़ा बताऊंगा आपको, थोड़ा समय का अभाव है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप जब सांस को बाहर नाक के द्वारा छोड़ें तो आपका जो पेट है वो अंदर जाना चाहिए। गति आपकी धीमी हो, 1 मिनट में एक ही स्ट्रोक लगाएं। इस तरीके से आप कपालभाति करें, 5 से 10 मिनट आप अवश्य कपालभाति करें। अब हम बात करते हैं तीसरे प्राणायाम की, अनुलोम विलोम। इसमें रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, कमर को बिल्कुल सीधा कर लें, किसी भी एक आसन में आप बैठ जाएं, सुखासन में। इसमें आप राइट नोस्ट्रल को आप दबाएं, यानी सूर्य नाड़ी को आप दबा लें, चंद्र नाड़ी से आप सांस लें। धीरे सांस लें, गहरा सांस लें, भर लें। अब चंद्र नाड़ी को दबाएं, सूर्य नाड़ी से सांस छोड़ दें, रिलीज कर दें। फिर सूर्य नाड़ी से आप सांस लें, चंद्र नाड़ी से छोड़ दें।
इसको 10 से 15 मिनट आप करें, क्योंकि जब आप सांसें लेंगे तो आपकी सांसें गर्म होंगी, वो गर्म सांसें आपके जो लंग्स के अंदर वायु मार्ग है उनमें जाएगी, तो आपका जो कफ है वो मेल्ट होगा, वहां से पिघलेगा, आपका वायु मार्ग साफ होगा। अब हम बात करते हैं चौथे प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। इसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से पूर्ण डिटेल से आप इसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं बहुत थोड़ा बताऊंगा। कमर को बिल्कुल सीधा रखें, आपके हाथ बिल्कुल सीधे रहें, आंखों पर हाथों को रख लें, आंखों को दबाएं ना, सिर्फ ऊपर की तरफ रखें। इस पोजीशन में आप रहें, सांस को आप भरें, सांस को इनहेल करें और नाक से आपको सांस को छोड़ना है, भंवरे की आवाज करते हुए। हाथों को रब करें, आंखों पर लगाएं। ये भ्रामरी प्राणायाम था, इसको आप 5 मिनट करें। अब हम बात करते हैं पांचवें प्राणायाम उद्गीत की। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। उद्गीत में आपका, उद्गीत को हम ओम का उच्चारण भी बोलते हैं, ओम नाद भी बोलते हैं, ओमकार जब भी बोलते हैं। कमर को सीधी कर लें, ध्यान मुद्रा लगा लें, आंखें बंद, सांस भरें जब आपका सांस खत्म हो उससे पहले ही आप लिप्स को बंद करते हुए मैं का उच्चारण पे आ जाए। शुरुआत में ओम का ओ, और उसके बाद अंत में जब थोड़ा सा समय रह जाए सांसों को बंद खत्म होने का, उससे पहले ही आपके लिप्स को बंद कर लें और मैं का उच्चारण करें। ये होता है आपका उद्गीत। जब आप इन पांचों प्राणायामों को करेंगे तो आपकी सांसें गरम गरम आपके पूरी चेस्ट पर जाएंगी, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिल्कुल मजबूत करेगी, रेस्पिरेटरी जो डिजीज है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, आपकी जो श्वास नलिकाएं हैं सारी वो बिल्कुल खुल जाएंगी, साफ हो जाएंगी। जब सांस नलिकाएं आपकी साफ हो जाएंगी, एयरवेज आपके जब साफ हो जाएंगे, तो आपकी जो अस्थमा की शिकायत है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं उन आसनों की जो आपके अस्थमा में बहुत अत्यधिक प्रभावशाली होंगे, आपके अस्थमा की समस्या को ठीक करने में बहुत ज्यादा सहयोग देंगे। 2 आसन मैंने इसमें कवर किए हैं। पहला आसन है आपका भुजंग आसन। इसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। आप पेट के बल लेट जाएं, आपके जो हाथ हैं शोल्डर्स के पैरेलल में हो, आप सांस को भरें, इनहेल करें, होल्ड करें और आकाश की तरफ ऊपर उठते हुए आकाश को देखें। जो कोनियां हैं आपकी आपके चेस्ट के साथ में सटी रहें। सांस को धीरे धीरे रिलीज करते हुए आप नीचे आए। भुजंग आसन को आप 10 बार करें, इससे आपका जो डायाफ्राम है, जो लंग्स हैं, वो खुलते हैं। दूसरा हमारा आसन है उष्ट्रान आसन। इसमें आप पहले वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठने के बाद आप घुटने के बल खड़े हो जाएं, पैरों में 6 से 7 इंच का आप गैप कर लें। आप हाथ को पीछे से लाएं, अपने इस एड़ी के ऊपर रखें, फिर आप दूसरे हाथ को ऐसे लाएं, इस तरीके से। इसमें आपका जो लंग्स है पूरे खुलते हैं, आपके अस्थमा की जो शिकायत है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। आप 30 सेकंड रुकें, इसमें 1 मिनट रुकें, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इसको 5 से 10 बार करें। वापस आए,
ये 5 प्राणायाम थे, 2 आसन थे। अगर आप इनको डेली रोजाना सुबह खाली पेट खाना खाने के 3 घंटे पहले आप इनको करेंगे तो आपकी जो अस्थमा की शिकायत है, जो समस्या है, वो धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपके प्राणों का आयाम बढ़ता है, आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ता है। जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर बढ़ेगा तो आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका मजबूत होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ घरेलू रेमेडीज। जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको ध्यान रखना है कि बिल्कुल फ्रीज का ठंडा पानी बिल्कुल भी ना पिए, दही का सेवन बिल्कुल बंद कर दें, चावल खाना बिल्कुल बंद कर दें जब तक उनका अस्थमा ठीक नहीं होता है। ना तो दही का सेवन करें, ना चावल का सेवन करें, ना फ्रिज की ठंडी कोई भी वस्तु आप प्रयोग ना करें। दूसरा उपाय, आप अक्टूबर से और फरवरी तक 2 आंवला लें, उनको अच्छी तरह कस के जो आप सब्जी यूज कर रहे हैं या तो उसमें डलवा लें और उसके साथ खा लें, या उनका रस निकाल के आप उसमें थोड़ा सा शहद मिला दें और उसको आप पी लें। तीसरा उपाय है, लहसुन की 2 कलियां लें मोटी मोटी, आप उनको अच्छी तरह कसें और अपनी सब्जी में बुरक दें, ये आप खाएं। सब्जी में आपको ज्यादा मुंह में बदबू भी नहीं आएगी और आप आसानी से खा भी लें। उनको कस लें और उनको सब्जी में बुरक दें, सब्जी में मिक्स कर लें और खा जाएं। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करेगी, आपके लंग्स को गर्मी प्रदान करेगी। आप एक नींबू निचोड़ दें गुनगुने पानी में, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल और आप पी जाएं सुबह खाली पेट। ये कफ को काटता है, शरीर के अंदर से जो कफ है वो निकलने लग जाएगा। एक सेब का सेवन आप अवश्य करें, सुबह या दोपहर या शाम एक सेब का सेवन आप अवश्य करें। आप जामुन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, आप जामुन खा सकते हैं, 50 ग्राम 100 ग्राम के करीब आप जामुन का इस्तेमाल, ये आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज्यादा अच्छा बना देता है। आप 5 पत्ते तुलसी के अच्छी तरह कूट लें उन्हें, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच शहद मिलाएं और उसे चाट लें। जब आप ये चीजें आप लेंगे, तुलसी के पत्ते, शहद, आप सेब का सेवन करेंगे, आप नींबू का इस्तेमाल करेंगे, आप अपने जो खाने में आंवला का इस्तेमाल करेंगे, ये चीजें आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिल्कुल बलशाली बना देंगी, मजबूत बना देंगी। जो कफ आपके अंदर जमा है वो बिल्कुल बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, बिल्कुल साफ हो जाएगी। और ये 5 प्राणायाम करेंगे, 2 आसन करेंगे तो आप देखना आपका जो अस्थमा है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा 1 महीने के अंदर। आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, कहीं हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल अपने आप को ठीक कर सकते हैं बिल्कुल घर पर ही। खान पान में नियम रखें, बाहर का जो तला भुना है, चिकनाहट वाली चीजें हैं, तली हुई चीजें हैं, उनका सेवन बिल्कुल बंद कर दें। बाहर का फास्ट फूड बिल्कुल अवॉइड कर दें, अपने घर का ही बना हुआ खाएं और शुद्ध खाएं। ये कुछ उपाय थे जिन्हें आप करके अपने अस्थमा को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं, लव योरसेल्फ। 1 घंटा अपने ऊपर अवश्य दें, अपने आप से प्रेम करें, स्वयं से प्रेम करें। 1 घंटा किसी ना किसी तरीके से, आदमी कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, यार मिलता ही नहीं है। आप जब निकालोगे तो टाइम अवश्य निकल जाएगा, लेकिन हम निकालने का प्रयत्न ही नहीं करते। 1 घंटा 1.5 घंटा आप एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, वॉकिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन 1 घंटा अपने ऊपर अवश्य दें ताकि आप निरोग रहें, आपको हॉस्पिटल के दर्शन ना करने पड़े। हर आदमी अपना डॉक्टर खुद है, बस थोड़ी सी अवेयर की जरूरत है। जब वो जागृत होगा तो अपना डॉक्टर खुद ही होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओम नमः शिवाय। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे।